अयोध्या का भव्य राम मंदिर हो या दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो या देश का सबसे लंबा ब्रिज धुबरी फूलबारी रिलायंस, एक इंडिया के डिफेंस का मामला हो या फिर कोई भी स्पेस मिशन, इन जैसे सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स के लिए भी भारत सरकार सबसे ज्यादा भरोसा इसी कंपनी पर ही करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नाम से विदेशी लगने वाली इस देसी कंपनी में ऐसा क्या है कि हमारे देश के हर बड़े प्रोजेक्ट में इसका इवॉल्वमेंट रहता ही रहता है। इस कंपनी का ओनर कौन है और क्या क्या चैलेंज फेस करके एल&टी आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है, चलिए आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सरन क्रिस्टियन टुब्रो नाम के एक आदमी से, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और डेनमार्क की एक कंपनी एफ.एल. स्मिथ एंड कंपनी में काम किया करते थे। अब चूंकि एफ.एल. स्मिथ इंडिया की सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट सप्लाई किया करती थी, इसीलिए साल 1934 में यह कंपनी क्रिस्टियन टुब्रो को भारत भेजती है ताकि वह मशीनरी को इंस्टॉल करके उसके फंक्शंस को समझा सकें। इसके 4 साल बाद यानी 1938 में यही सेम कंपनी हेनिंग हल्क लार्सन नाम के एक केमिकल इंजीनियर को भी इंडिया भेजती है, जो कि इत्तेफाक से टुब्रो के पुराने स्कूल मेट निकल जाते हैं और फिर एक साथ काम करने के दौरान इनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब इंडिया में रहते टाइम ही एक बार यह दोनों दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए माथेरान जाते हैं, जो कि मुंबई के पास बसा एक हिल स्टेशन है। वहां टुब्रो लार्सन से कहते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है और अगर इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाती है तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। और दोस्तों, इसी पोटेंशियल का ही फायदा उठाने के लिए ये दोनों दोस्त साल 1938 में एक ओरल एग्रीमेंट के जरिए मुंबई के अंदर अपनी कंपनी लार्स एंड टब्र यानी कि एल&टी की शुरुआत कर देते हैं। ओरल एग्रीमेंट का मतलब है कि कंपनी को अभी लीगली रिटर्न में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। एल&टी का पहला ऑफिस एक छोटे से कमरे में था, जिसमें सिर्फ एक टेबल और कुर्सी रखने की जगह थी। शुरुआत में टुब और लार्सन यूरोपियन प्रोडक्ट खास तौर से डैनिश इक्विपमेंट्स को भारत लाकर बेचते थे, जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट भी होता था। लेकिन इस कंपनी को शुरू करने के 1 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 की आग भड़क उठती है और यूरोप से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके इंडिया लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वॉर के दौरान ज्यादातर यूरोपीय अपने देश वापस लौटने लगते हैं, जिसे देखकर लार्सन एंड टुब्रो भी वापस डेनमार्क जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में यह डेनमार्क जाने का इरादा कैंसिल करके यहीं इंडिया में रहकर ही अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं। और फिर कुछ टाइम इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद इन्हें युद्ध में डैमेज हुए पानी के जहाज़ों को रिपेयर करने का काम मिल जाता है। इसके लिए यह मुंबई के सांता क्रूज में एक छोटी सी वर्कशॉप खोलते हैं और एल&टी के अंडर हील्ड लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बनाते हैं, जो कि स्पेशली जहाज़ों को रिपेयर करने का ही काम करती है। इसके बाद आता है साल 1940, जब इस कंपनी के हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि पहली बार इन्हें टाटा ग्रुप के लिए काम कर का मौका मिलता है। असल में टाटा ग्रुप सोडा एश यानी कि वाशिंग सोडा का प्लांट खोलना चाहता था, जिसके लिए वह जर्मन इंजीनियर्स को हायर करने वाला था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन जर्मन इंजीनियर्स को नजरबंद कर दिया गया था, जिस वजह से टाटा का यह प्रोजेक्ट डिले होने लगा। और जब टाटा ने देखा कि युद्ध तो बढ़ता ही जा रहा है, तो और इंतजार न करते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लार्सन एंड टुब्रो को सौंप दिया। एल&टी के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें वह किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहते थे, इसीलिए वह प्लांट के इंस्टॉलेशन को लेकर सबसे पहले खुद को एजुकेट करते हैं, बारीकी से इसकी सारी प्रोसेस को समझते हैं और फिर बहुत ही कम समय में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके टाटा का भरोसा जीत लेते हैं।
इसके बाद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो फिर इंडिया में आज़ादी की लड़ाई तेज हो जाती है, जिसे देखकर एल&टी को अंदाजा हो जाता है कि अगर भारत आज़ाद हुआ तो फिर यहाँ इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत तेज हो सकता है। और क्योंकि इस फील्ड में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं, ऐसे में अगर वह इस इंडस्ट्री में एंटर कर लें तो फिर अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। इसी बीच 1946 में एल&टी को हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को खरीदने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद से काफी सारी कैटरपिलर मशीनें बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही थी। लेकिन इन मशीनों को खरीदने के लिए जितनी बड़ी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो एल&टी की कैपेसिटी में नहीं थी, और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो इक्विटी डाइल्यूट करके फंडिंग रेज करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि एल&टी कंपनी को अभी तक लीगली रजिस्टर नहीं किया गया था। ऐसे में यह दोनों दोस्त साल 1946 में अपनी कंपनी को लार्सन एंड टुब्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लीगली रिटर्न में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और फिर इक्विटी डाइल्यूट करके कैपिटल रेज करते हैं। इस तरह से हैवी मशीनें खरीदने के लिए पैसों की यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एल&टी के साथ ही साथ 1946 में ये दोनों दोस्त अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड यानी कि ईसीसी नाम की एक अलग कंपनी भी बनाते हैं, जो कि आज भी एल&टी का कंस्ट्रक्शन डिवीजन है। कंपनी बनाने के बाद बहुत ही जल्द उन्हें वेस्टर्न रेलवे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एसीसी जैसे बड़े क्लाइंट्स मिल गए, और फिर इस सफलता के बाद 1947 तक एल&टी ने भारत के 3 बड़े शहरों मद्रास, कोलकाता और दिल्ली में अपने ऑफिसेस सूट ने मुंबई के पवई एरिया में 55 एकड़ की जमीन खरीदी। लेकिन यह जमीन दलदल और जंगल से भरी हुई थी, जिसको देखकर लोगों को लगता था कि एल&टी ने इसे खरीदकर एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, क्योंकि उस टाइम पर इस जमीन का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन एल&टी के फाउंडर्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उनका सपना था कि इस जमीन को एक इंडस्ट्रियल हब में बदल दिया जाए, जहां फैक्ट्रीज, वर्कशॉप और रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएं। आगे चलकर उन्होंने इस जमीन को डेवलप करने का काम शुरू किया। सबसे पहले जमीन को समतल किया, फिर ड्रेनेज सिस्टम बनाए और धीरे धीरे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। और अब अगर हम 2024 में देखें तो वही जमीन जिसे लोग बेकार समझ रहे थे, आज एल&टी का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। पवई में आज एल&टी के कई सारे ऑफिसेस, सूट और आर&डी सेंटर, जहां से वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। लेकिन इस जमीन को खरीदने में कंपनी का काफी कैपिटल खर्च हो गया था और आगे बढ़ने के लिए उन्हें फिर से पैसों की जरूरत पड़ी। लेकिन अब लार्सन एंड टुब्रो को समझ आ गया था कि इस फील्ड में काफी कैपिटल की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ इक्विटी बेचने से पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए दिसंबर 1950 में एल&टी को पब्लिक कंपनी बना दिया गया, और दोस्तों जैसे ही कंपनी पब्लिक हुई उन्हें शेयर्स के बदले में लाख की फंडिंग मिली, जो कि आज के समय में लगभग करोड़ के बराबर होते हैं। अब यहाँ तक एल&टी सिर्फ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर रही होती है, लेकिन इस कंपनी को पहला हाई बजट प्रोजेक्ट मिलता है 1956 में, जब इन्हें श्रीलंका में एक ब्रिज बनाने का काम सौंपा जाता है। असल में यह ब्रिज द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई नाम की एक फिल्म के लिए बनाया जा रहा था, और इस पुल को बनाने में 8 महीने का समय लगा, जिससे कि 30 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर देना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई इसके बजट में, क्योंकि शुरुआत में इसका बजट लाख तय हुआ था, लेकिन पुल को बनाने में 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया
और फिर जब कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर सैम स्पेक से एक्स्ट्रा कॉस्ट की मांग की तो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। इस सेटलमेंट के लिए सारन टूब्रो खुद श्रीलंका जाते हैं और प्रोड्यूसर से पैसे देने की गुजारिश करते हैं, लेकिन सैम स्पेक पेमेंट करने की बजाय उल्टा टूब्रो पर चिल्लाने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इस बात पर टूब्रो प्रोड्यूसर को एक कोर्ट का ऑर्डर थमा हुए बहुत ही सहजता से जवाब देते हैं, ठीक है सर, फिर आप भी फिल्म के क्लाइमैक्स में ब्रिज को नहीं उड़ा पाएंगे। असल में इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फिल्म के एक्टर शूटिंग कंप्लीट करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ऑर्डर की वजह से प्रोड्यूसर चाहकर भी ब्रिज पर शूट नहीं कर सकते थे। ऐसे में मजबूर होकर सैम स्पेक को टूब्रो की बात माननी पड़ती है और कंपनी को पूरे पैसे देकर वह फिल्म का क्लाइमैक्स कर पाते हैं। बता दें कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि इसने ऑस्कर भी जीता था और फिल्म के साथ ही यह ब्रिज भी काफी फेमस हो गया था। यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद से 1956 में कंपनी मुंबई के बेलार्ड्स टेट एरिया में आईसीआई हाउस नाम की एक बिल्डिंग खरीदती है, जिसका नाम बदलकर एल&टी हाउस रख दिया जाता है और आज यही एल&टी हाउस इस कंपनी का हेड क्वार्टर है। इसके बाद 1965 में एल&टी को एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब डॉ होमी भाभा, जो उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने एल&टी को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाने का इम्पोर्टेंट काम सौंपा। उस समय न्यूक्लियर एनर्जी का फील्ड भारत में बिल्कुल नया था और यह काम भी काफी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्शन। एल&टी ने इस चैलेंज को इनोवेशन और अपने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ में सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिखाया और इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ एल&टी के टेक्निकल एबिलिटी को साबित किया बल्कि इन्हें नए चैलेंजेबल इनके इसी काबिलियत को देखकर 1970 के दौरान इसरो के फाउंडर डॉ विक्रम साराभाई ने भी एल&टी को अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बना लिया। यह एल&टी के लिए एक और बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे एडवांस और फ्यूचरिस्टिक क्षेत्र में काम करने का मौका पाकर एल&टी ने खुद को एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया था। इसी बीच सोरेन क्रिस्टियन टर्बो भारत में लगभग 3 दशकों तक काम करने के बाद से वापस अपने वतन डेनमार्क लौट गए। हालांकि 1981 तक वह एल&टी के बोर्ड से जुड़े रहे, लेकिन इसके बाद 1982 में उनका निधन हो गया, जो कि एल&टी के लिए एक बड़ा नुकसान था। वहीं दूसरी तरफ लगातार 4 दशकों तक काम करने के बाद 1978 में कंपनी के दूसरे फाउंडर हेनिंग हल्त लार्सन ने भी चेयरमैन के पद से रिटायरमेंट ले ली और भारत में ही रहने लगे, क्योंकि भारत में रहते हुए उन्हें यहां से इतना लगाव हो गया था कि इंडिया को ही वह अपना दूसरा घर कहते थे। उन्होंने यहाँ की नागरिकता भी ले ली थी और अपना आखिरी समय मुंबई में ही बिताया। लार्सन के इस्तीफे के बाद से एन देसाई को चेयरमैन की सीट सौंपी गई और फिर उनकी लीडरशिप में भी एल&टी ने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया, जैसे कि 1980 के दौरान एल&टी ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ में अपनी पार्टनरशिप की शुरुआत की। हालांकि उस समय गवर्नमेंट ने एल&टी को डायरेक्टली डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का लाइसेंस तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कंपनी ने DRDO के साथ मिलकर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और फिर धीरे धीरे यह पार्टनरशिप इतनी मजबूत हो गई कि आज एल&टी मिसाइल सिस्टम और सबमरीन जैसे कॉम्प्लेक्शन में भी DRDO के ही साथ मिलकर काम करती है और भारत के डिफेंस सेक्टर में भी यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपनी बन चुकी है। इसके बाद से CR रामा ट्रस्ट इस इनिशिएटिव के तहत एल&टी के एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स खरीदने का मौका दिया गया। साथ साथ ही नायक ने उनसे अपील की कि हमें इतना अच्छा काम करना होगा कि कंपनी के रिजल्ट शानदार आएं और इसके शेयर की कीमत भी ऊपर ही बढ़ती जाए। साथ ही इस पूरे मामले को सेबी के पास भी ले जाया गया, जिसके बाद से सेबी ने मार्केट को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रखने और मार्केट मैनिपुलेशंस के कंसर्न को देखते हुए बिरला ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो एल&टी के और ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकते। इसी बीच नायक और एल&टी एम्प्लॉय ट्रस्ट
ने भी कंपनी को बचाने की पूरी ताकत लगा दी थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि